हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, हम आज के इस सेशन में क्लास 9 का चैप्टर जो मोशन है, जो हमने इसका एक लेक्चर कर भी रखा है, उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस लेक्चर में स्टार्टिंग में हम पहले कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। चलिए आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है। ये पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है। उस स्क्वायर का नाम क्या है? पी, क्यू, आर और एस। और उस स्क्वायर के हर एक साइड का जो लेंथ है वो 20 मीटर दिया हुआ है। अगर एक साइड 20 मीटर का है तो स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मतलब अगर ये 20 हुआ तो ये भी 20, ये 20 तो ये भी, और ये भी तो ये भी 20, ठीक है। और यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है एक साइड के लेंथ को कवर करने में हमें जो टोटल टाइम लगता है वो है 60 सेकेंड्स। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब एक आदमी पी से स्टार्ट करता है चलना, जब वो पी से स्टार्ट करता है चलना और वो पी पर आ जाए, वापस चलकर कंप्लीट डिस्टेंस कवर कर ले, मतलब इस पूरे के स्क्वायर को कवर करके वापस वो पी पर आ जाए, तो हमें बताना है उसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। और इसी क्वेश्चन में हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा एडिट करेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद देखेंगे और कितने तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पी से स्टार्ट किया हुआ है तो मैंने क्या बताया था आपको? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो मतलब हम जितनी दूरी तय करेंगे, जितना लेंथ कवर करेंगे, वो कंप्लीट ऐड होकर क्या बन जाएगा? हमारा डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? पी क्यू का लेंथ 20, ये लेंथ भी 20, ये लेंथ भी 20, ये लेंथ भी 20। मतलब हमें क्या करना होगा? पी से स्टार्ट करके अगर हमें वापस पी पर जाना है तो हमें 20 डिस्टेंस को कितने बार कवर करना होगा? 4 बार कवर करना होगा। 1 2 3 4। तो मतलब हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 इंटू 20 टाइम। या तो आप डिस्टेंस को ऐसे लिख लो, डिस्टेंस इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20। या तो आप 20 को ऐसे लिख लो ऐड करके, या फिर 20 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4। या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 टाइम्स 20 को मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल डिस्टेंस अपना कितना हो गया? 80 मीटर। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या देखना है? डिस्प्लेसमेंट देखना है। मैंने आपको क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब हम स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज मान लो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है और हमें ट्रेवल करना है कुछ दूरी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, कुछ लेंथ कवर कर लिया, मैं यहाँ आकर रुक गया। तो मैं क्या बोला था? किसी भी दो पॉइंट के बीच जो इनिशियल पॉइंट हो और फाइनल पॉइंट हो, जहाँ पर उन दोनों पॉइंट के बीच जो सबसे कम दूरी, स्ट्रेट लाइन वाली पाथ जो होती है, वो अपनी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। तो मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ हो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर समझने की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। देखो, यहाँ पर पी से शुरू किया था हमने पूरा राउंड लगाया स्क्वायर पर और वापस हम पी पर ही आ गए। तो मतलब हमारा इनिशियल पॉइंट पी था और वापस लौट कर हम वापस से पी पर ही आ गए, हमारा फाइनल पॉइंट भी पी ही हो गया। अब समझो, जब हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों पी ही हो जाएगा तो अब क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा? डिस्प्लेसमेंट था फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, है ना। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की दूरी, तो फाइनल पॉइंट जितना है हमारा, इनिशियल पॉइंट जितना है हमारा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता था, है ना, जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होता था। तो यहाँ पर फाइनल पॉइंट कितना है? यहाँ पर फाइनल पॉइंट भी पी ही है और इनिशियल पॉइंट भी हमारा यहाँ पी ही है। घूम कर भी हम पी पर ही आए, स्टार्ट भी हमने पी से ही किया था। तो पी माइनस पी कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लो कि अगर बॉडी जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, अगर वो घूम कर वापस से उसी पॉइंट पर आ गया तो उसके बीच में गैप नहीं बचेगा। जब उसके बीच में गैप नहीं बचेगा तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल नहीं सकते। हाँ, लेंथ हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? जितना दूर वो चलेगा वो उतना लेंथ कवर करेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेना होता है। लेकिन यहाँ तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बचा ही नहीं बीच में, तो इसीलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस हमने कवर किया, क्योंकि हमने जितना भी लेंथ यहाँ कवर किया
वो सारा का सारा डिस्टेंस में काउंट हो जाएगा, क्योंकि हमने सबसे लंबा पाथ क्या है यहाँ पर कवर किया है। ठीक है, चलो यहाँ पर एक और बात क्या कहा है। अब इसने बोला है सपोज मान लीजिए एक लड़का है, वो टोटल 3 मिनट तक इस पाथ को कवर करता है, 20 मीटर वाले पाथ को कवर करता है। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि एक पाथ को कवर करने में 60 सेकंड लगता है, और वो लड़का 3 मिनट तक पाथ कवर करता है। अगर वो लड़का 3 मिनट तक पाथ कवर करता है टोटल, ठीक है सपोज, और एक पाथ को कवर करने में 60 सेकंड लगता है, तो हमें बताना है वो लड़का पाथ को कितने टाइम्स कवर कर पाएगा, है ना। अब समझो मेरी बात, टोटल जो हमारे पास टाइम दे रखा है यहाँ पर, वो दे रखा है 3 मिनट, और 1 मिनट का हमें क्या पता है, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो 3 मिनट में कितना हो जाएगा, 3 × 60, है ना। तो जैसे ही 3 × 60 हो गया तो कितना हो गया टोटल, 180 सेकेंड्स, है ना। टोटल 180 सेकेंड्स ये कवर कर रहा है, टोटल ये टाइम, है ना। और एक को कवर करने में 60 सेकेंड लग रहा है। अब समझो टोटल हमारे पास 180 है टोटल, ध्यान देना। और यहाँ पर मेरे पास एक के लेंथ को कवर करने के लिए टाइम 60 दिया हुआ है। इस 60 में और कितना मल्टीप्लाई कर दें, समझो बात, इस 60 के अंदर, इस 60 में और इस 60 में कितना मल्टीप्लाई कर दें जो हम 180 तक पहुंच जाएं। कितने बारी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पता है 6 × 3 कितना होता है, 18 होता है, और यहाँ पर एक 0 10 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका मतलब 180 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें, समझो बात मेरी, टोटल टाइम इतना दिया हुआ है और एक का टाइम इतना दिया हुआ है, और हमें निकालना है कितने टाइम्स वो क्या बोलते हैं डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ठीक है, तो टोटल जो टाइम दिया हुआ है उससे अगर हम एक का टाइम डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा उसने डिस्टेंस कितने टाइम्स कवर किया हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में बैठा लो। ठीक है, तो टोटल टाइम हमारे पास 180 और एक का टाइम कवर कितना है, 60। तो 60 से कितने टाइम कट गया, 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स कवर करेगा, है ना। देख लो आप, एक को करने में 60, दूसरे करने में 60, तीसरा करने में 60, 60 + 60 120, 120 + 60 180, और यहाँ पर टाइम तो हमारे पास 180 सेकेंड ही था, इसलिए 1 2 3 टाइम ही कवर कर पाएगा ना। ठीक है, ख्याल रखना। ओके, अब जो है मैं इसी प्रॉब्लम के अंदर थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, बात को समझना। ठीक है, पहले क्या था, P से स्टार्ट कर रहा था, P पर ही आकर रुक रहा था, लेकिन अब मैं ऐसा कंडीशन नहीं रखूंगा। अब मैं इस कंडीशन को चेंज करने जा रहा हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये आदमी P से तो चला, लेकिन ये आदमी R पे आके रुक गया। मतलब P से स्टार्ट किया, लेकिन इसने कहां तक कवर किया, दूरी R तक ही कवर किया। अब यहां पर हमें ये बताना है कि हमारा डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अब बात को समझो, ऑलरेडी ये स्क्वायर है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस इतना ही चेंज है। पहले ये P से P पर जा रहा था, अब ये P से, जो दूसरे क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं अभी, अब वो P से जा रहा है R तक। ठीक है, तो अब समझो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा। मैं क्या बोला था, डिस्टेंस जो सबसे लंबी दूरी कवर कर ले, तो इसको सबसे लंबी दूरी कैसे कवर करेगा, P से Q जाने में 20 और Q से R आने में भी 20, क्योंकि स्क्वायर है, सारे साइड्स बराबर होते हैं। तो 20 + 20 हाउ मच, 40। तो मतलब P से Q तक जाने में जो दूरी ये कवर करेगा वो कितना हो जाएगा, 40 मीटर का, है ना। ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस। लेकिन अब मुझे यहाँ कोई ये बोल दे कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ मुझे, P से R तक के दूरी का हमारा डिस्प्लेसमेंट बता दो। P से R तक जो हमने ट्रेवल किया है उसका हमें डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए मैं क्या बोला था कि P से R तक जो सबसे स्ट्रेट पाथ होगा वही उसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ रहेंगे। हम P से R को ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही हमने P से R को ज्वाइन किया तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है हमें, ध्यान से देखो। जैसे ही हमने इस स्क्वायर के बीच P से R को ज्वाइन किया तो ये लाइन क्या कहलाता है, स्क्वायर का डायगोनल कहलाता है। जैसे ही हम डायगोनल को ज्वाइन करते हैं वो स्क्वायर को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। लेकिन वो ट्रायंगल्स कैसा होता है, वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्यों होता है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमें ये पता है कि स्क्वायर का हर एक एंगल यहाँ भी हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है।
समझे बात मेरी? तो यहाँ पर जैसे ही ये डायगोनल हमने ड्रॉ किया, ये स्क्वायर दो हिस्से में बट गया, दो ट्रायंगल्स में बट गया, और वो ट्रायंगल क्या फॉर्म हो गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। किसी को अब पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, किसी को नहीं पता होगा, तो ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ समझा देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, ये अब सपोज यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ना। मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल कितने का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अक्यूट ही होगा, क्योंकि हमें पता है एक ट्रायंगल के अंदर एक ही एंगल क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो बाकी दो को अक्यूट होना पड़ेगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना ये बात। तो जैसे ही हमारा ये 90 डिग्री हो गया, तो अब देखो, जो ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूज। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से, या फिर आप स्मॉल एच से, किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो बेस होगा, ये लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे? बेस, है ना, जमीन पर लगा है ऐसे करके, तो ये लाइन हमारा क्या हो गया? बेस। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल बी से, या फिर आप कैपिटल बी का भी यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हर जगह कैपिटल यूज कर रहे हो तो कैपिटल यूज करना, अगर हर जगह स्मॉल यूज कर रहे हो तो स्मॉल यूज करना। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज और बेस हो गया, अब जो एक साइड, जो खड़ा साइड बच गया, हाइट की तरह दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्यों बोलते हैं परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री, है ना। वो लाइन जो बेस पर 90 डिग्री पर गिर रहा है, वो लाइन जो बेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, वो क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। और पाइथागोरस थ्योरम में इन्हीं तीनों का रिलेशन है। वो रिलेशन है क्या? वो रिलेशन ये है कि हम पाइथागोरस थ्योरम को लिखते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, है ना। वापिस से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम अब इसी फॉर्मूले को यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखो, है ना, अब देखो यहाँ देखते हैं। अब जब ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो यहाँ पर ये तो स्क्वायर है, और हमें पता है स्क्वायर के साइड्स क्या होते हैं? बराबर। चाहे अब इस साइड को बेस ले लो और इस साइड को परपेंडिकुलर ले लो, या फिर इस साइड को परपेंडिकुलर ले लो, या फिर इस साइड को बेस ले लो, फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि साइड दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन हाँ, हाइपोटेन्यूज के वक्त क्या ध्यान रखना है? हाइपोटेन्यूज के वक्त 90 डिग्री के सामने वाला साइड वो लगाएंगे। अब ध्यान से देखो, ये लेंथ हाइपोटेन्यूज का क्या है? पी से आर तक है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, है ना, पी क्यू का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं, अब हमें निकालना है ये हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखना, अब हमें क्या निकालना है? ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। इस हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू दोनों साइड के गिवन होने चाहिए। तो हाँ, हमारे पास दोनों साइड के वैल्यू गिवन है, क्योंकि स्क्वायर का हमें पता है सारा साइड इक्वल होता है। अगर एक साइड भी गिवन है तो वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि अगला साइड जो बचा है वो भी कितने का हो जाएगा? 20 का ही हो जाएगा, है ना। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर, हाउ मच? 400। इस भी 20 का स्क्वायर 400। 400 प्लस 400 कितना हो गया? 400 प्लस 400 हो गया 800, यानी पी आर स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल गया? 800। अब यहाँ ध्यान से देखते रहना, सॉल्व हम कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पी आर लिखता हूँ, ये स्क्वायर उस साइड जाकर क्या बन जाता है? अंडर रूट बन जाता है। जैसे ही अंडर रूट बन जाता है तो ये हो गया अंडर रूट 800।
अब आधे बच्चों को दिक्कत आती है यहाँ सॉल्व करने में, लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखिए मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें पता है हर नंबर का पेयरिंग करना होता है स्क्वायर रूट में। जैसे मान लो मैं 4 है, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। वो कैसे होता है, जब हम 4 को अंडर रूट में तोड़ते हैं 2 इंटू 2, तो हम हर नंबर का एक पेयर बनाते हैं, और जो पेयर नंबर बन जाता है वो अंडर रूट के बाहर एक सिंगल नंबर बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 2 है। जैसे ही हमने 2 का पेयर देखा, वैसे ही क्या क्या एक सिंगल 2 बाहर निकाल लिया, इसीलिए अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 होता है। उसी तरह हम यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट 800 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले तो 8 को लो। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और बचा हमारे पास 100, क्योंकि 8 इंटू 100 ही 800 होता है। उस 100 को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे चुपचाप से सिंपली खाली पेयरिंग करना है ना। अब देखो यहाँ पर एक पेयर बन गया, 2 2 का एक पेयर बन गया, ये 2 हमारा सिंगल बच गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। उसके बाद हमने जब 10 पे नज़र देखा तो देखा कि 10 का भी एक पेयर बन रहा है। जैसे ही हमें यहाँ 10 का पेयर दिख गया और यहाँ एक 2 का एक पेयर दिख गया, तो हम क्या करेंगे, उसे एक सिंगल नंबर बनाकर बाहर लिख लेंगे। तो ये जो एक पेयर दिखा, इस 2 को हम क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं। और यहाँ पर फिर हमारे पास एक 10 का एक पेयर दिखा, तो इस 10 को भी हम क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे। अब यहाँ पर दिक्कत हो गया कि ये 2 अंदर बच गया, तो इस 2 का क्या करें, कुछ मत करो, ये 2 बाहर निकल ही नहीं सकता रूट से। तो क्या करो, इस 2 को रूट के साथ ही लिख दो। समझ में आ गई बात। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 हाउ मच, 20, और साथ में रूट 2 मल्टीप्लाई है, तो रूट 2 20 रूट 2 मीटर। इसका हमारा क्या निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। ठीक है, ध्यान से देख लेना, कैलकुलेशन समझ लेना और प्रैक्टिस करना, सब कुछ ईजी लगेगा। चलो हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारे पास 4 पॉइंट है। क्या है, P Q R S, कोई भी 4 पॉइंट है। ठीक है, इस पर क्या रहा है, एक लड़का जो है वो क्या कर रहा है, सबसे पहले P से Q को जा रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है, P से Q को जा रहा है। तो आप ये सोचोगे ये सर्कल क्यों बना दिया यहाँ पर, है ना। नहीं, अभी मैं क्वेश्चन पूरा नहीं बोला, उससे आप पहले सुन लो, फिर आप डिसाइड करना। ठीक है, सबसे पहले एक लड़का है, वो पहले P से Q को जा रहा है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, वही लड़का पॉइंट R से S को जा रहा है, मतलब पॉइंट R से S को जा रहा है। लेकिन कैसे, वो लड़का जब P से Q को गया और वही लड़का जब R से S को आया, तो वो लड़का एक जो पाथ ट्रेस कर रहा है, वो पाथ एक सर्कुलर पाथ है। मतलब वो एक सर्कल के थ्रू पाथ ट्रेस कर कर इस पॉइंट को जा रहा है, इस पॉइंट को जा रहा है। मतलब अगर हम अब इस पॉइंट को टोटली घुमा देंगे सभी पॉइंट से, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक एक सर्कुलर कर्व था, यहाँ से यहाँ तक एक सर्कुलर कर्व था। तो वो क्या होगा, जैसे ही हम इस पॉइंट को इस पॉइंट को जोड़ेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ेंगे, तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर क्या बोला गया है, जो ये सर्कुलर पाथ है जो फॉलो कर रहा था, जब हम बाकी सारे पॉइंट को ट्रेस करके उसी तरह जिस वे में वे मूव कर रहा था अगर हम ज्वाइन कर दें, तो ये एक सर्कल बन जाएगा। जैसे ही ये सर्कल बनेगा, तो उस सर्कल का हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें बोल रहा है जब ये आदमी P से चलना शुरू किया और वो सिर्फ कहाँ तक चल कर आया है, S तक चल कर आया है। P से S तक का डिस्टेंस जो है खाली है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हमें बोल रहा है मुझे डिस्टेंस बता दो और मुझे क्या बता दो, डिस्प्लेसमेंट बता दो। ठीक है, तो अब देखते हैं। ये बात तो हमें पता है कि एक सर्कल का जो कंप्लीट पाथ आउटर सरफेस पर हम कवर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता क्या है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, है ना। और इस पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14, या फिर अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 22/7 होता है। अगर आप डेसिमल में लिखना चाहें तो 3.14 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, ये 2 तो यहाँ पर 2 ही रह गया, और ये रेडियस कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 2। तो मतलब
वो लड़का जो अगर इस सर्कुलर पाथ पर कंप्लीट घूमे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा। अगर वो टोटल पाथ पर घूमे तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा 2πr। तो मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू 2, ये हो गया उसका टोटल डिस्टेंस अगर वो कंप्लीट सर्कल को कवर करता तब। लेकिन वो बोल रहा है वो पी से तो चला, लेकिन वो कहाँ तक चला, सिर्फ एस तक चला। अब ध्यान देने की बात है, ध्यान ये देने की बात है, अगर मैं इस सर्कल को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जोड़ दूं और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जोड़ दूं तो क्या होता है, ये पॉइंट से ये पॉइंट अगर सेंटर से पास कर रहा है तो सबसे लंबा कॉर्ड सर्कल का क्या होता है, वो होता है डायामीटर, है ना। और जब दो डायामीटर को हम ऐसे खींच देते हैं तो इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे ही वो सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है तो मान लिया मैं ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, और ये चारों पार्ट क्या है आपस में इक्वल हैं, ठीक है। टोटल पार्ट हमारे पास कितना है 4। लेकिन ये आदमी ध्यान से देखो, पी से सिर्फ एस तक कवर किया है, यानी वो सिर्फ इतना ही पाथ कवर किया है। जब वो इतना पाथ कवर किया है तो वो ये पाथ कवर नहीं किया, मतलब वो सर्कल का, कंप्लीट सर्कल का 1/4 यानी 1/4 पार्ट कवर नहीं किया है। वो सिर्फ 1 2 3 टोटल 4 था, जिसमें से सिर्फ 3 पार्ट कवर किया है। मतलब इस टोटल डिस्टेंस का वो सिर्फ 3/4 पार्ट ही कवर किया है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा जो वो बॉय पी से लेकर एस तक के बीच कवर किया हुआ है। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है कैलकुलेशन हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 और डेनोमिनेटर में क्या है 4, तो 2 से 2 4, यहाँ भी 4 कैंसल आउट, तो कितना बच गया हमारा 3.14 इंटू 3। अब इसे मल्टीप्लाई कर कर आप देख लेना, उतना ही सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, क्या, डिस्टेंस, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, जब हमें P से लेकर S तक जाना था तो ये कंप्लीट पाथ जो हमने कवर किया वो तो हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, जो इनिशियल पॉइंट होता है और जो फाइनल पॉइंट होता है उसके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, यानी वो लाइन जो कि P और Q के बीच की सबसे कम दूरी तय कर रही हो, तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, कर्व में तो हो नहीं सकता, है ना। तो देखो, तो यहाँ पर P और S यहाँ है, ये पाथ तो हमारा डिस्टेंस निकल गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, P और S को ज्वाइन कर देंगे, है ना। यही इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, तो हमने क्या किया, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर लिया। वापस से देखो, जब 2 डायमीटर हम ड्रॉ कर रहे हैं और वो जब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो अब देखो जैसे वो यहाँ पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, सेंटर पर वो आपस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। बाइसेक्ट मतलब दोनों को बराबर पार्ट में तो डिवाइड कर ही देगा, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह, मतलब वो परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा 2 पार्ट में, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, जैसे ही यहाँ पर ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा तो वापस से देखो, अगर मैं मान लूँ इसका सेंटर कुछ O पॉइंट है ना, सपोज मान लिया इसका सेंटर कोई O पॉइंट है, कुछ भी मान सकते हैं, बस खाली इन नाम को छोड़कर मानना है जो कि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। मान लिया मैं इसका सेंटर O है, यहाँ पर P है, यहाँ पर S है, तो वापस से ध्यान से देखो, SOP या POS ये जो ट्रायंगल बन रहा है, कुछ भी बोल सकते हो, SOP बोल लो या POS ट्रायंगल बोल लो, कुछ भी बोल लो, ट्रायंगल तो सेम ही है। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वापस से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्यों बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री हो गया है। जैसे ही एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो इस चीज़ का ध्यान देंगे, हमें क्या अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो अप्लाई कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर मैं सेंटर से सर्कल के जो ये बाउंड्री है उस पर टच करूं, ये लाइन, तो ये लाइन सेंटर से जब इसके बाउंड्री पर टच करेगा तो ये लाइन क्या होता है, ये लाइन होता है रेडियस। सेम टू सेम वापस यहाँ सेंटर से जब इसके बाउंड्री पे लाइन टच करूँ तो ये लाइन भी क्या हो गया हमारा, ये लाइन भी हमारा क्या हो गया, रेडियस। यानी ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और हमें निकालना है ये लेंथ, है ना। तो रेडियस तो हमारे पास गिवन है, कितना है 2, तो ये लेंथ कितना हो गया 2, ये लेंथ कितना हो गया 2, और ये लेंथ निकालना है, पाइथागोरस लगा देंगे, है ना। तो पाइथागोरस में क्या करेंगे, PS का स्क्वायर इक्वल टू
OP लिखो, PO लिखो, कुछ भी लिखो, लेंथ तो सेम ही है, PO का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर प्लस OS का स्क्वायर, और वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, PS स्क्वायर इक्वल टू PO का वैल्यू यानी रेडियस है तो कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि दोनों तो रेडियस नहीं और दोनों क्या है, सेम है। तो 2 का स्क्वायर हाउ मच 4 प्लस 2 का स्क्वायर हाउ मच 4, यहाँ पर PS का होल स्क्वायर, है ना, ध्यान से देखना। जैसे ही यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो गया, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पर PS, और जैसे ही ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा वो क्या बन जाएगा, एक अंडर रूट, है ना। तो वापस अब इस अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8 का हम फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे ही हमने 8 का फैक्टराइज किया तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, वापस से पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करेंगे तो देखा हमने, हाँ एक पेयर मिल गया, वापस से एक 2 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो पेयर बना उसको बाहर निकाल लो, और जो पेयर नहीं मिला उसको अंडर रूट के साथ ही लिख दो। कितना हो गया, 2√2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।